Good morning, everyone. Today we discuss chapter number 4 of entrepreneurship development, that is data collection for setting up small venture. चैप्टर नंबर 4 हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें लास्ट टॉपिक जो आपका है दैट इज़ डेटा कलेक्शन। जब भी आप एक स्मॉल वेंचर को सेटअप करने जाते हो तो उस टाइम पे आप किस तरह का डेटा कलेक्ट करते हो, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डेटा को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव बिजनेस आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सर्च करना है, और बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सर्च करने के बाद आपने ये देखना है कि कौन सा बिजनेस आइडिया मुझे सेलेक्ट करना है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर इन डेप्थ स्टडी। डेप्थ स्टडी करने के बाद, और ये जो स्टडी है, जो इन डेप्थ स्टडी वर्ड मैंने बोला है, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर देखो सब पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट है मार्केट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज़ कंज्यूमर सर्वे, नंबर 3 कीपिंग ट्रैक ऑफ द डेवलपमेंट, एंड लास्ट वन इज़ स्क्रूटनाइजिंग प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स। ये पॉइंट जो अभी मैंने आपको बोले हैं, अगर आपको पहले वाली वीडियोस कुछ याद हैं तो आपको पता होगा कि इन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाले जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जो टॉपिक था हमारा असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला, उसमें पहला पॉइंट ही आपका आया था बिज़नेस आइडिया का, कि बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में सर्च करना, जहाँ पर हमने ये चारों पॉइंट्स स्टडी किए थे। क्लियर? फिर भी अगर आपको इन पॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रोसेसिंग ऑफ दीज आइडियाज़ एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट आइडिया। अब पहले जो हमने सर्च करना है बिज़नेस आइडिया, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है वो हमने किया। स्टडी करने के बाद आप सेलेक्ट करोगे कि मेरे लिए या मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट मेरे सामने आ रहे हैं, और उसमें से मुझे कौन सा बेस्ट आइडिया सेलेक्ट करना है, जिसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड कमर्शियल फिजिबिलिटी। अगर आपको ये भी याद है तो हमने जब असेसमेंट वाला टॉपिक किया था तो उसमें हमारा सेकंड पॉइंट ये था कि प्रोसेसिंग कैसे करनी है, और प्रोसेसिंग को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, टेक्निकल फिजिबिलिटी और कमर्शियल फिजिबिलिटी। अगर आपको याद नहीं आता तो बुक में, जो आपकी बुक होगी आपके पास, या जो लास्ट वीडियो है आप उसको दोबारा से सुनेंगे, उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपकी बुक में जो पेज नंबर है दैट इज़ फ्रॉम 4.30 टू 4.32 तक ये टॉपिक जो है वो आपका कवर हो रहा है। आज के टॉपिक में जो नया पार्ट इसमें आता है वो आता है कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड सेटिंग अप द एंटरप्राइजेज। आप कौन से रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हो और किस तरह से आप अपने एंटरप्राइजेज को, स्मॉल यूनिट को, स्मॉल वेंचर को सेटअप करते हो। इसके लिए हम कुछ थ्योरीज लेकर चलते हैं कि किस तरह से हम एनालाइज करते हैं कि मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, दैट इज़ अ कॉस्ट थ्योरी। कॉस्ट थ्योरी क्या होती है? यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को असेस करते हैं कि मेरी एक्चुअल में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे कि मुझे अगर कोई भी सामान बनाना है तो उसकी प्रमोशन भी करनी है, अपने बिज़नेस को सेटअप करना है, अपने बिज़नेस के फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मुझे प्रॉपरली एनालाइज करना है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट है जो मुझे बियर करनी पड़ेगी। ये जो कॉस्ट थ्योरी मेथड है वो बहुत सिंपल मेथड है और कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि आप यहाँ पर हर तरह की कॉस्ट को लेकर चलते हो। बट इस थ्योरी की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हो। अगर आप अपनी अर्निंग को लेकर नहीं चलोगे तो आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि मुझे कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च करना है। जब आपको इनकम के बारे में नहीं पता तो आप कॉस्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है अर्निंग थ्योरी। जो हमारा फर्स्ट थ्योरी का ड्रॉबैक था वो यहाँ पर रिकवर हो जाता है। अर्निंग थ्योरी यहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ अंडरटेकिंग जो लेकर चलते हैं, दैट इज़ इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ इट्स एंटीसिपेटेड अर्निंग्स। जितना भी आपका एंटीसिपेटेड अर्निंग्स हैं उनके ऊपर जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, जो रिटर्न्स आपको हो रहे हैं, उसके ऊपर हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि किस तरह के रिसोर्सेज मेरे पास हैं, कहाँ कहाँ से मैं उसको कलेक्ट कर सकता हूँ, और किस तरह से मुझे आगे फर्दर उसको किन एरियाज़ में मुझे उसको खर्च करना है, या किन एरियाज़ में मुझे उसको रेज़ करना है, कंट्रीब्यूट करना है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने सोर्सेज
इनकम को लेकर और एक्सपेंडिचर दोनों को हम लेकर चले हैं। फर्स्ट वाली थ्योरी में हमने सोर्सेज ऑफ इनकम को इग्नोर किया था, बट अर्निंग थ्योरी में हमने सोर्सेज ऑफ इनकम को भी लिया। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है आपका मैन पावर। मैन पावर क्या है, आप लोग पढ़कर आए हैं स्टाफिंग वाला चैप्टर, उसी में ही आता है हमारा मैन पावर। अब आपको पता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 4 मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 M's। 4 M में एक पार्ट आता है दैट इज़ अ मैन, ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम यहाँ पर मैन पावर बोल रहे हैं। अब मैन पावर कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कितना नंबर मुझे चाहिए, कहाँ से मुझे वो मैन पावर मिल सकता है, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, मुझे किस तरह से ट्रेन करना है, डेवलप करना है, राइट मैन को राइट जॉब प्रोवाइड करनी है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करना है, उनके वेजेस और सैलरीज़ क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और फिर लास्ट पॉइंट आता है मार्केटिंग। अब जब मैं एक बिज़नेस को सेटअप तो कर दिया, बट जो भी गुड एंड सर्विसेज मैं मार्केट में प्रोवाइड करने जा रही हूँ उसको मुझे किस तरह से मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि गुड्स और सर्विसेज बनाने के बाद की जाती है। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड इवन कॉन्टिन्यूज़ आफ्टर सेल। सामान बनाने से पहले मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है और तब तक कंटिन्यू रहती है। आपने मार्केट में लॉन्च भी कर दिया, एक कंज्यूमर ने आपका प्रोडक्ट खरीद भी लिया, खरीदने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी जो ड्यूटी है वो ख़त्म हो गई है, आप फिर भी उनके टच में रहते हैं कि अगर कोई भी शॉर्टकमिंग या किसी भी तरह के डिससेटिस्फेक्शन हमारा कंज्यूमर फेस कर रहा है तो फ्यूचर में हम वो शॉर्टकमिंग्स को रिमूव कर सकें। जो मार्केटिंग है उसका मेन पर्पज़ ही क्या होता है कि राइट गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में लॉन्च करना, राइट टाइम पर लॉन्च करना, राइट प्लेस पे लॉन्च करना, राइट प्राइस पे लॉन्च करना, या राइट कम्युनिकेशन और प्रमोशन का होना भी ज़रूरी है। जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जैसे कि बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, जितने भी फिनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग है, स्टैंडर्डाइजेशन, मार्केट इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ही हमें किसके थ्रू मिलती है, मार्केटिंग के थ्रू मिलती है। तो आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में हमें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना भी ज़रूरी है, तो मार्केटिंग भी एक कंपनी को करनी होती है। तो अब दोबारा से मैं शॉर्ट में इसको डिस्कस कर रही हूँ कि डेटा कलेक्शन, कि जब भी आप एक स्मॉल वेंचर सेटअप करने जा रहे हैं तो आपको 3 तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहला कि मेरा बिज़नेस आइडिया क्या होगा, वो बिज़नेस आइडिया में आपने ये 4 पॉइंट्स को कंसिडर किया। उसके बाद ये 4 पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद आपने देखा कि जो भी बिज़नेस आइडियाज़ मैंने चूज़ किए थे मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मेरी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मेरे लिए कौन सा बेस्ट वन रहेगा। इसके लिए हमने 2 पॉइंट्स फर्दर डिवाइड किए, जैसे कि टेक्निकल फिजिबिलिटी और कमर्शियल फिजिबिलिटी, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम कि मेरे लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या हैं और मुझे किस तरह से अपने बिज़नेस को, अपनी एंटरप्राइज को सेटअप करना है, जिसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए, कॉस्ट थ्योरी, अर्निंग थ्योरी, मैन पावर, मार्केटिंग। क्लियर? ये था आपका डेटा कलेक्शन का टॉपिक था। नेक्स्ट आपका आता है कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसको किसी तरह की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं जब वो अपने बिज़नेस को सेटअप करते हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी होती हैं, जैसे कि नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब आपको पता है कि मार्केट में कितनी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ़ोन भी ख़रीदने जाते हैं तो नंबर ऑफ़ फ़ोन्स आपके पास, नंबर ऑफ़ सैम्पल फ़ोन्स आपके सामने खड़े हैं, मुझे उसमें से कौन सा बेस्ट वन चूज़ करना है, तो ये कोई ईजी टास्क नहीं है और टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कितना कैपिटल है। उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि मुझे किस तरह की टेक्नोलॉजी लेनी है। अब जो कैपिटल आपके पास है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आप ख़रीद रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो जो टेक्नोलॉजी आपने परचेज़ की है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो ये भी एक बिग प्रॉब्लम है जो हमारे एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ती है। दूसरा है रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, यहाँ पर जो हमारा मेन रिसोर्स है वो भी कैपिटल है। कैपिटल नहीं है हमारा जो फिनेंस, जो है एक लाइफ ब्लड है एक बिज़नेस का। अगर फिनेंस ही प्रॉपर नहीं होगा तो हर तरह का काम हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिससे इनकम लेवल लो होगा। इनकम लेवल लो होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो होगा, सेविंग्स भी कम होंगे, सेविंग्स कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल भी फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। तो ये रिसोर्सेज को मुझे किस तरह से मोबिलाइज़ करना है, ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी होती है।
नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ होता क्या है कि यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मेरी कंपनी का जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो मिनिमाइज़ हो जाए और मेरी कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ और सिनर्जीज़ को मैं यूज़ करके अपनी कॉस्ट पर यूनिट को मिनिमाइज़ कर पाऊँ। बट जो ये सिनर्जीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल सर्विसेज हैं या कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, उसमें हर चीज़ में आपको फाइनेंस चाहिए। बट अगर आपको किसी भी तरह में सिनर्जीज़ या ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी अफेक्ट होती है तो वहाँ पर हमारे कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज़ सप्लाई ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर। अभी हमने मैन पावर का टॉपिक भी किया कि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपका जो स्मॉल वेंचर है उसकी रेपुटेशन क्या है या किस तरह का प्लांट और किस तरह का काम वहाँ पर किया जा रहा है, उसमें जिस एरिया में आप लगा रहे हो क्या वहाँ पर आपको स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल होगा या नहीं होगा, इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस हमारा गवर्नमेंट का भी बहुत इंटरफेरेंस होता है, जैसे कि लाइसेंसिंग प्रोसीजर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, प्राइस को कैसे कंट्रोल करना, लिमिट ऑन एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है हमारी गवर्नमेंट की। दैट मीन्स हमारे जब हम एक बिज़नेस को सेटअप करते हैं तो वहाँ पर हमें गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करने होते हैं। कभी कभी वो रूल्स रेगुलेशंस हमारे फेवरेबल होते हैं बट कभी कभी जो है वो हमारे लिए अनफेवरेबल भी हो जाते हैं। उन सिचुएशंस को फेस करना। नेक्स्ट पॉइंट कैश फ्लो मैनेजमेंट। अभी तक हम जितने भी स्टार्टिंग के पॉइंट्स पढ़कर आए हैं वहाँ पर फाइनेंस की ही प्रॉब्लम चल रही है कि किस तरह से मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैश फ्लो को मैनेज करना है। कौन कौन से मेरे, जो भी हमने अर्निंग थ्योरी में भी किया है कि हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं और एक्सपेंडिचर क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको मैनेज भी करना। नेक्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने ये वाला पॉइंट मैं एग्जांपल देकर आपको बता रही हूँ जो हमने मार्केटिंग में भी कंसिडर किया कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आप अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब आप उस चीज़ को, उस गुड और सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उसी तरह का प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में पहले से ही लॉन्च है, तो क्या उस गुड्स और सर्विसेज की वो डिमांड होगी जो अगर आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी हमने मैन पावर में पढ़ा कि किस तरह से एक एम्प्लॉय को हमें हायर करना है, सेलेक्ट करना है, रिक्रूट करना है या हमें उसको ट्रेन करना है, डेवलप करना है, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज़ चूजिंग द प्रोडक्ट कि कौन सा या किस तरह का प्रोडक्ट और सर्विस मुझे लॉन्च करना है। नेक्स्ट इज़ डेलीगेशन ऑफ टास्क। डेलीगेशन का मतलब क्या है कि आप ड्यूटीज़ किसी को असाइन कर रहे हो, तो अगर आपने राइट पर्सन को राइट ड्यूटीज़ असाइन नहीं की हैं तो भी आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका जो भी टारगेट है या जो भी आपका एम है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो भी हमने ये जो पॉइंट्स किए, आई थिंक ये 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं कि जब भी आप एक बिज़नेस को सेटअप करने जाते हो तो उस टाइम पर आप किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो, वो पॉइंट्स यहाँ पर कंसिडर किए गए हैं। आज का टॉपिक आपका, दैट मीन्स यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 आपका फिनिश हो जाता है, जिसमें हमने 2 टॉपिक आज कवर किए हैं। नंबर 1 इज़ डेटा कलेक्शन फॉर सेटिंग अप स्मॉल वेंचर एंड सेकेंड वन इज़ प्रॉब्लम फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर। क्लियर? अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।